हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज। आप मेरे साथ डील कर रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के साथ और इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज फॉर एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सारी चीजों के लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यहां पर आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हां, बिल्कुल, कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता। यहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस विथ दी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ, राइट? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी हमारी सेक्रेड बुक जो है, उसके एग्जाम्पलर्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम यहां करेंगे सॉल्व ताकि हम अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई की जो पढ़ाई है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। यहां से ही हम बडिंग डॉक्टर्स जो आप निकलने वाले हैं उसके लिए यही पहला पड़ाव है, राइट? तो आइए हम देखते हैं 11th क्लास में इस बार हमको सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेट्स हैव अ क्विक सिलेबस ओवरव्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, राइट? और हम हर यूनिट की बात करेंगे उसके चैप्टर्स के साथ। पहला जो यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कुछ सुना सुना सा लगता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ सुना सुना लगना चाहिए, सूना सूना कभी नहीं लगना चाहिए। तो सुना सुना होने का मतलब है हमने अपने 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। उस चैप्टर में हमने देखा था कैसे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, उनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देखे गए, वो खाना कैसे खाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। इन कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, राइट? तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि बायोडाइवर्सिटी में हम क्या क्या चीजें पढ़ के आए। अब यहां पर हमें किस चीज से स्टार्ट करना है? जब भी जैसे 11th और 12th की बायोलॉजी की बात आती है तो आप और मैं तो देखो एक अलग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रहे जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बायोलॉजी को लेकर, राइट? लेकिन बाकी लोगों के मुंह से शायद आपने सुना होगा कि इतना सारा कैसे पढ़ लेते हो, कैसे याद रख लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा या जो आपके नॉलेज से बिल्कुल परे है। हाँ, थोड़ा एडवांस जरूर है, राइट? तो वो जो हम बायोडाइवर्सिटी वहां पढ़कर आए हैं उसी का हम यहां पर एडवांस्ड वर्जन पढ़ने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे ग्रोथ हुआ, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, मूवमेंट हुआ, ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे लिविंग होने या ना होने से कोई संबंध नहीं होता। जैसे रिप्रोडक्शन को अगर हम उस चैप्टर की बात करें तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है और बहुत सारी एनर्जी भी कंज्यूम करता है, राइट? और जरूरी होने के साथ, एनर्जी कंज्यूम होने के साथ इसका एक इंसान के जिंदा होने या लिविंग होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ये हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम ही आपको बता रहा है, बायोलॉजी में अधिकतर चीजें नाम से ही हमें पता चल जाती हैं। यहां नाम हमें बता रहा है कि भाई जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई कैसे किया? क्लासिफाई करने का क्या मतलब है? क्लासिफाई करने का मतलब है छोटे ऑर्गेनिजम्स है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने इस रूम की सफाई करनी है ना, घर में अगर आपसे बोला गया चलो भैया क्लीन कर दो, तो क्या करोगे? क्लोथ्स को एक साथ रख दोगे, बुक्स को एक साथ रख दोगे, टॉयज को एक साथ रख दोगे, एडिबल खाने वाली चीजों को एक साथ रख दोगे। तो आपने भी कैटेगराइज करा ना, ऐसे ही हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को करते हैं कैटेगराइज, और वो कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां पर ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे कैसे उनको नाम दिया गया, कैसे कैसे ग्रुप में डिवाइड किया गया। यहां पर हम पढ़ेंगे मोनेरा,
प्रोटेस्टा और फंजाई के बारे में, क्योंकि आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जहां मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया पढ़ा था। तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग से। प्लांट किंगडम में हम अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हर तरीके के प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज। और फिर हम पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, क्यों कहलाते हैं कॉर्डेट्स, और उन्हीं के पैटर्न में हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1। इतनी बातें हमें यूनिट 1 में करनी है, राइट? क्लियर? ओके। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, सेकेंड यूनिट की, सो इट इज दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। नाम से हमें समझ में आता है कि हम प्लांट्स में और एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कैसे हैं। पहली बात हम करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, दूसरी हम करेंगे एनाटॉमी के बारे में। अब मैं इन दोनों वर्ड्स को आज समझा देती हूँ, क्योंकि 11th-12th में तो ये टर्म्स कम यूज होते हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी होते हैं। एनाटॉमी मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स। अगर आप किसी बॉडी को, आपने पहले अपने बड़ों से डेफिनेटली सुना होगा कि भाई हमारे टाइम में वो कॉकरोच का और इन सब चीजों का डाइसेक्शन होता था, यानी कि उनको खोलकर फिर उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की हम पढ़ाई करते थे। वैसा ही आज भी है, लेकिन यहाँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी मतलब हम यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर की बात करेंगे कि उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। क्लियर? मॉर्फोलॉजी में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बाहरी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कैसे कैसे सेपल्स, पेटल्स और फ्लोरोसेंस, ये सारी चीजें जो हैं, ये इन सारी मैटर्स पर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। और एनाटॉमी में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। एनाटॉमी जो है वो कभी भी डाइसेक्शन के बिना अधूरी है। अब अगर मैं आपसे इस एज में कहती कि चलो आप एक फ्लावर ले आओ, मैं एक फ्लावर ले आऊं, उसका डाइसेक्शन करके पढ़ते हैं, तो भैया फ्लावर तो हम ले आएंगे, डाइसेक्शन भी हम सारा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नॉलेज तो होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है। तो वो चीजें हमारे लिए कितना इजी बनाई गई, देखो वो हमारे लिए पढ़कर थ्योरीज दे दी गई, अब हम उन्हें पढ़ते हैं, ग्रास्प करते हैं, एंड वी हैव द न्यू प्लेटफॉर्म टू सर्च फॉर समथिंग न्यू। अब वही एनाटॉमी हम यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स की डिस्कस करेंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, तो ये भी हमने अपने 8th और 9th क्लास में, 8th में सेल और उसके बाद 9th में टिश्यू जब पढ़ा था, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिया हुआ है और फिर उसका एडवांसमेंट है। मतलब वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सेल पढ़ा है, ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये जो हायरार्की है, ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, बस उसी की बात हम करेंगे एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में, अंडर द सेकेंड यूनिट, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस विल बी द सेकेंड यूनिट, और इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है, आइए उसके बारे में देखते हैं। थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 8th क्लास में सेल पढ़ा, 9th क्लास में सेल पढ़ा, और उस सेल को अलग अलग लेवल से पढ़ा। कभी थोड़ा इजी था कि एक न्यूक्लियस है, एक सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। कभी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ कि ऑस्मोसिस भी हुआ, डिफ्यूजन भी हुआ, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता था, बस हम उसका एडवांस वर्जन यहाँ पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे वही सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, but obviously advanced version of it, right? उसके बाद हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायो, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, अक्सर बच्चों को इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक क्या होता है, आप किसी भी चीज के लिए जो धारणा बना लेते हो उसी से आप आगे बढ़ते हो। तो ये जो आप धारणा, जो अपनी अप्रोच होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, योर अप्रोच मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो द बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स लाइफ, और लाइफ से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो आंख बंद करके प्रोटीन के बारे में बता देना। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उन सारे मैटर पर हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, कैसे कैसे उनका काम होता है, कैसे कैसे वो बॉडी में बनते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, राइट? वो सारी चीजें हम बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है सेल साइकिल एंड सेल
डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, अलग अलग फेजेस जो होते हैं सेल साइकिल में, पीमैट करके मैंने आपको याद कराया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजें जो हैं उसका एडवांस्ड वर्जन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड वर्जन में हमेशा क्यों बोल रही हूँ, उसका मतलब है ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमारे लिए फेमिलियर है, लेकिन उसके बाद भी अब हम उसी नॉलेज को लेके, जैसे अगर एबीसीडी नहीं पढ़ी होती तो वर्ड फॉर्म कर पाते, और वर्ड फॉर्म नहीं कर पाते तो क्या सेंटेंस फॉर्म कर पाते, राइट। सो दैट इज द थिंग, यहां हमारी एबीसीडी और वर्ड्स बन चुके हैं, अब हम सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में यही सारे टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, सेल के बारे में, हर टाइप के सेल के बारे में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। फिजियोलॉजी मतलब कि प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं, राइट। तो ये जो फिजियोलॉजी है, ये प्लांट के टर्म्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट कैसा होता है प्लांट में। अगर मैं जैसे ही ट्रांसपोर्ट बोलूं प्लांट का तो समझ में आ जाना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो जाइलम और फ्लोएम यानी कि फूड और वाटर कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर में, किस डायरेक्शन में जाते हैं, कहां से आते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। उसके बाद आता है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल्स जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सॉइल में से जो मिनरल आ रहे हैं वो सारे प्लांट में कैसे यूज हो रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक छोटा वर्जन हमने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या साइकिल्स चलती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस और चलते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। मैंने आपको हमेशा से बताया रेस्पिरेशन जब भी आपके दिमाग में, रेस्पिरेशन जैसे ही जहां पर भी देखो तो दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एनर्जी फॉर्मेशन होने वाली है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद आ गया? बस वही बातें हमें करनी है प्लांट को लेके इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कभी भी प्लांट की या एनिमल के ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात आए तो समझ जाओ कि भाई हार्मोन्स की बात होने वाली है। बिना हार्मोन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और फिजियोलॉजी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का जो डेवलपमेंट है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम प्लांट के हार्मोन्स के बारे में, प्लांट की फिजियोलॉजी लेकर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, एंड देन वी हैव अनदर थिंग एज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी देखती हूं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं आज भी यूज कर रही हूं, आप आज भी यूज कर रहे हो और कल भी यूज करोगे। मैं एक कंसेप्ट बताती हूं। देखो क्या होता है कि पढ़ाई तो एक चीज है ना, लेकिन आप हो बायोलॉजी के स्टूडेंट, जब आप 11th 12th को पढ़ लोगे और उसके बाद कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में जाते ही, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ईयर में जाते ही 2-3 महीना होते हैं और उसके बाद आपको जो कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी बाहरी लोग आपको मिलते हैं तो वो आपको बुलाते हैं, सुनो इधर आओ, इधर बैठो, ये बताओ कि मुझको ऐसा ऐसा होता है, तो मतलब इसका क्या रीजन है। अच्छा, अब तो तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है, अब तो तुम्हें इतना तो पढ़ाई दिया होगा कि मेरी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बॉडी में वैसा क्यों हो रहा है। अब नाउ यू आर अ डॉक्टर। अब आप वहां पर जाकर ये नहीं बोल सकते ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मुझे सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मुझे थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो जितनी भी चीजें वो आपसे वहां डिस्कस करने वाले, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, और अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाता था ना तो बस मैं इसी के बेसिस पे सारे आंसर्स दे दिया करती थी, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं बस यही हैं वो जो कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में हर आदमी जानना चाहता है, तो ये आपके पास अभी से है। तो जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी तो इसकी मैं एक की फैक्टर आपको बता देती हूँ। यहाँ आप जितने भी चैप्टर देख रहे हो ना 16 से लेके 22 तक, इसमें हम इससे रिलेटेड हर कॉमन डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ब्रीफ में, राइट। तो वो जो कॉमन क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ईयर में आएंगे उसके सारे आंसर्स यही हैं, तो इसीलिए भी इसे ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि अच्छा, ये अलग बात है कि आप वहां पे एक इमेज बिल्ड करोगे, मैं डॉक्टर हूं, मुझे इस बारे में पूरा नॉलेज है, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन
इसी चीज को बेस बनाकर आप अपने कॉलेज लाइफ में, अपने मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप किसी भी चीज को अच्छे से समझकर ट्रीटमेंट कर सकोगे, राइट। तो अब देखो, पहली चीज है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लास 10th में भी हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करी है। यहां पर हम वही एलिमेंट्री कैनाल और हर एक पार्ट को लेकर के बात करेंगे। पेरिस्टालसिस क्या होता है, गट क्या होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, यानी कि ब्रेकडाउन में। डाइजेशन क्या होता था, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसकी बात करेंगे। और फिर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, कौन सी चीजें स्टमक से डायरेक्ट अब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में, खाना कैसे अब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से क्यों अब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है इंटेस्टाइन के पास जो वो इजीली फूड जो है वो अब्जॉर्ब होकर, डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इस बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उस दौरान और भी जितनी चीजें चल रही होंगी, मैंने आपको ये चीज शुरू में ही बताई, इस हर चैप्टर से रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। तो हम डिसऑर्डर्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए भी पढ़ेंगे और हम डिसऑर्डर्स ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में, जो मेरा बड़ा ही फेवरेट है, दैट इज दी हार्ट एंड दी सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट, इन तीनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे। अब जितने भी डिसऑर्डर्स हम यहाँ डील करने वाले हैं फिजियोलॉजी को लेकर, ह्यूमन बॉडी की, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब अमोनिया, यूरिया, जब भी हमारी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है उस दौरान जो भी मटेरियल उस यूरिन में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यूरिन के, वो चीजें कैसे एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से, उनका एलिमिनेशन क्यों जरूरी है, नहीं एक्सक्रीट आउट हुआ होता तो टॉक्सिसिटी हुई होती, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और फिर किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यूटीआईज यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम बात करेंगे कि हमारी बोन्स, हमारी जॉइंट्स जो हैं वो कैसे काम करने वाले हैं, मसल्स का क्या काम होता है मूवमेंट में, जैसे मसल जो है वो क्यों मूव करती है, फटाफट से बताओ, ये भी अपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है, जल्दी से बताओ, मसल क्यों मूव करती है? मसल मूव करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला कौन होता है मसल में? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, याद आ गया। इसी के एडवांस बातें करेंगे और फिर इससे रिलेटेड डिसीजेस की बातें करेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे। कभी कभी ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है जब प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मसल्स और बोन के बीच में नहीं रहता तो वो थोड़ा ऐसे दूजने लगता है। आपने बुजुर्गों से सुना होगा कहीं ना कहीं, या फिर कभी कहीं देखा होगा कि थोड़ा सा शेकी मूवमेंट होता है हाथ पैरों में, वो लिखेंगे तो भी अलग सी राइटिंग आएगी, एंड देयर ऑलवेज शेकिंग, वो जो है वो इसी के डिसऑर्डर में आता है। उसके बाद होता है न्यूरल कंट्रोल, और इस बात को बिल्कुल मत भूलना, जितने भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जरूर होता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा वर्जन हमने क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, वहां पर हम बात करेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, राइट, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सारी चीजें कैसे कैसे वर्क करेंगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, यही है वो सारी चीज, यही वो जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारी बातें हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। और यही वो सिस्टम है जिसने पूरी बॉडी को संभाल रखा है, राइट। ओके, देन वी हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सुनने में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर होने वाले प्रोसेस। अब अगर ह्यूमन के अंदर कोई प्रोसेस होना है तो उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, फटाफट से बता दो। मैंने 10th में भी आपको बताया है क्या कि इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स कैसे काम करने वाले, कितनी क्वांटिटी में हार्मोन चाहिए, वो हार्मोन अगर कम है तब क्या होगा, वो हार्मोन अगर ज्यादा है तब क्या होगा, और अगर कम हो गया तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल बॉडी में कंप्लीटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, वरना हो जाती हैं डिसऑर्डर्स, और उन डिसऑर्डर्स को अगेन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें ब्रीफ में डिस्कस करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसऑर्डर्स, और मैं आज से ही आपको ये बता
बता देना चाहती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा डिसऑर्डर्स को लेके, और उसको हमारे सामने पेस्ट कर लेंगे हम जहां पर भी पढ़ाई करते हैं, और फिर हमेशा उसको देखा करेंगे ताकि हमें जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम याद हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएं। क्लियर? तो इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी है क्लास 11th के बायोलॉजी में, और हर चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। एमसीक्यूज बहुत 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 नेसेसरी, यहीं से हमें तैयारी करनी है आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसीलिए बहुत जरूरी है। दूसरा, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स क्यों जरूरी है? इन्हीं दोनों सेट ऑफ क्वेश्चंस में से एमसीक्यू बन सकता है, और इन्हीं दोनों सेट ऑफ क्वेश्चंस से हमारी पहली सीढ़ी जो है वो पार होने वाली है, राइट? ओके, सो दैट इज द ऑल अबाउट द सिलेबस ओवरव्यू ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। तो इतना हमने जान लिया है कि क्या सिलेबस है हमारा। अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हमारे से फेमिलियर हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, और कुछ चीजें नई हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसको करेंगे सॉल्व। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं उनके सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। और यही नहीं, आप इसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। सीक्वेंस में अरेंज्ड है ये वीडियोस, वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स नाम से हमारा ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल सकेगा। और यही नहीं करना है, आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नेबर्स में या फिर फ्रेंड्स में, या कोई भी आपके आसपास के जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिसको करना चाहिए सब्सक्राइब। और ये काफी हेल्पफुल होगा, जैसे आपके लिए हेल्पफुल है वैसे ही उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो डू शेयर द इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ देम। इसे सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक का मिस नहीं होगा। सेम गोज फॉर यू, सेम गोज फॉर देम। तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग 100% free education for kindergarten to class 12 students, and do your part. Definitely do like the video, do subscribe the channel, and do share the video with all of them. And thank you so much for watching.